बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं सरवत वलीम हूँ। आप लोग जहाँ भी रहें खुश बाश रहें, अल्लाह की अमान में रहें, बखैर वाफ़ियत आप लोग रहें। इमरान खान साहब किस हाल में हैं, अडयाला में है या नहीं है, इसके ऊपर तो मैं बात करूँगी, मगर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने इमरान खान साहब का नाम लेके एक मरतबा फिर से एहतजाज की कॉल दे दी है। 15 अक्टूबर को कहा गया है कि जी इमरान खान साहब के चाहने वाले सारे के सारे डी चौक पहुँचें, और अवाम को कॉल देने के बाद पीटीआई को अब ये लगने लगा है कि अवाम वहाँ पर आएगी। बातें कुछ तल्ख हो सकती हैं, मगर सच और हकीकत पर मबनी मैं गुफ्तगू करने जा रही हूँ। 15 अक्टूबर की कॉल अगर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने दी है और इमरान खान साहब का नाम लेकर दी है, तो क्या पीटीआई की मौजूदा लीडरशिप को अब की बार ये यकीन है कि लोग निकलेंगे? क्या वो इस बात के ऊपर यकीन मुहकम रख के निकलेंगे कि हमारी हिफाजत के लिए वहाँ पर लीडर मौजूद होंगे, हमें गाइड करने के लिए वहाँ पर लीडर्स मौजूद होंगे? क्योंकि उन्हें डी चौक का एहतजाज अभी भूला नहीं है कि जिस तरह से उन्हें बिल्कुल तन तनहा छोड़ के अली अमीन गंडापुर साहब जो हैं केपी से सीधा ही केपी असम्बली के अंदर नमूदार हो गए थे। इमरान खान साहब का नाम लेकर सियासत करना नामुमकिन है। ये पीटीआई वालों को समझना होगा कि इमरान खान में और भुट्टो में ज़मीन आसमान का फ़र्क है। ये वो लोग नहीं है, इमरान खान के जो मानने वाले लोग हैं, उसको चाहने वाले लोग हैं, ये सारे पढ़े लिखे लोग हैं। ये वो मानने के लिए तैयार नहीं है कि भुट्टो के नाम के ऊपर सियासत चलती रहेगी। भुट्टो जैसे नारा लगता है कल भी जिंदा था आज भी जिंदा, और पीटीआई पीपल्स पार्टी इसी के ऊपर जो है, इसी बलबूते के ऊपर वोट लेती है, जितना सा भी लेती है। इमरान खान के मानने वाले लोग जो हैं वो पढ़े लिखे लोग हैं, उसमें बच्चे हैं, पढ़े लिखे नौजवान हैं, वो लोग हैं जो पढ़ लिख गए, किसी बड़े ओहदे पर फाइज थे। ये लोग हैं जो इमरान खान साहब को मानते हैं। इमरान खान साहब किस हाल में है, पीटीआई का कोई पता नहीं है कि वो इसके ऊपर क्या स्टांस लेती है। लेकिन इमरान खान के नाम के ऊपर पहले लोगों को धोखा देने के बाद अब दोबारा से उनको 15 अक्टूबर को बुलाया जा रहा है, तो बड़ा मुश्किल है अवाम को निकालना। पहले भी अवाम क्यों निकली थी? अवाम इसलिए निकली थी क्योंकि इमरान खान साहब की जेल से कॉल थी कि आप लोगों ने लाजमी निकलना है, इस्लामाबाद पहुंचना है, और लोग आग का दरिया अबूर करके पहुंचे। अगर कभी आप उनके विजुअल्स देखें, एरियल विजुअल्स देखें, तो आपको अंदाज़ा होगा कि आग का दरिया हुकूमत ने उन लोगों के लिए बनाया था जिसको क्रॉस करना नामुमकिन था। मगर ये लोग इमरान खान की मोहब्बत में दीवाने हैं। ये लोग रुकावटें अबूर करते हुए इस्लामाबाद पहुंचे, डी चौक पहुंचे। अलग बात है कि क़यादत ने उनको धोखा दे दिया और वो डिस्पर्स हो गए, उनको समझ नहीं आई कि उन्होंने क्या करना है। अब की बार तो इमरान खान साहब का भी पता नहीं है। इमरान खान साहब का नाम लेके दोबारा से उनको डी चौक बुलाना, ये एक बहुत बड़ा मुश्किल मरहला है, जिसकी अनाउंसमेंट तो कर दी है पीटीआई की लीडरशिप ने। लेकिन सवाल अपनी जगह पर मौजूद है कि अवाम निकलेगी या नहीं निकलेगी, क्योंकि अवाम को नज़र आने लगा है कि इमरान खान साहब की फ़िक्र सिवाय उनकी बहन नौरीन खान के अलावा पार्टी में किसी को हमें नज़र नहीं आती। इवन दो कि जिन कामों की इमरान खान साहब ने जिम्मेदारी सौंपी हुई थी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, तो वो काम भी नहीं कर पाई। आईनी तरमीम पेश होने जा रही है। 3-4 चीज़ें हैं, इनको अगर आप कड़ियाँ इनकी जोड़ कर देखें तो आपको अंदाज़ा होगा कि कोई डर्टी गेम हो रही है, कुछ बड़ा हो रहा है। और इस पूरे सीन के अंदर इमरान खान साहब कहाँ हैं कोई नहीं जानता। अब आईनी तरमीम पेश करने के हवाले से इत्तलात मौसूल हो रही हैं कि 18 से 20 अक्टूबर के दरमियान ये आईनी तरमीम या तो पेश हो जाएगी या ये आईनी तरमीम मंजूर हो जाएगी। अब सारी सियासी जो जमातें हैं वो पार्लिमानी कमेटी का जो इजलास होगा इसके अंदर शिरकत करेंगी, और एन मुमकिन है पीटीआई भी इसके अंदर शिरकत करे। लेकिन तमाम सियासी जमातों ने लूला लंगड़ा सही मगर अपना अपना एक आईनी मुसवदा तैयार किया हुआ है आईनी तरमीम के ऊपर, जिसके ऊपर वो आकर बहस करेंगी। हुकूमत के सामने वो मुसवदा रखेंगे, उसके ऊपर बाकायदा बहस होगी। इवन दो कि मौलाना फजलुर रहमान साहब ने भी अपनी जमात की हद तक अपना एक आईनी मुसवदा तैयार कर रखा हुआ है, जो पार्लिमानी कमेटी के इजलास में पेश किया जाएगा। अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ क्या कर रही है? देखने में तो सबसे बड़ी जंग ही पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की है, सबसे बड़ी जंग ये इमरान खान साहब की है कि कोई ऐसी आईनी तरमीम नहीं पास होने दी जाएगी जिससे अवाम नुकसान में आए, जिसमें हमारी अदालतें नुकसान के अंदर आए, जिसमें हमारा मुल्क नुकसान के अंदर आए। ज़ाती मुफाद के लिए कोई आईनी तरमीम मंजूर नहीं होने दी जाएगी। लेकिन हैरानकुन तौर पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने अपनी हद तक किसी किस्म की आईनी तरमीम का कोई लूला लंगड़ा मुसवदा तैयार नहीं किया हुआ, जिसे पार्लिमानी कमेटी के इजलास में रखा जाएगा और पेश किया जाएगा और उसके ऊपर बहस की जाएगी। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हालिया लीडरशिप इस वक्त मौलाना फजलुर रहमान साहब के ऊपर तकिया किए बैठी है। हालांकि सबको पता है कि मौलाना फजलुर रहमान साहब ने अगर इस बार स्टैंड लिया है तो आगे भी स्टैंड ले, कोई नहीं जानता इस बात को। लेकिन अगर ये एक बहाना एक्सक्यूज़ पेश किया जाए कि जी इमरान खान साहब से मुलाकात ही नहीं हमारी तो हो पा रही, तो ये आईनी तरमीम का जो मसला, ये जो एक जाल है, ये अभी आड़े नहीं आया, ये एक लंबे अरसे से चल रहा है।
اور اسی دوران عمران خان صاحب کی ملاقاتیں ہوتی رہی ہیں پارٹی کے لوگوں کے ساتھ۔ ایسا ممکن نہیں ہے کہ عمران خان صاحب نے کوئی اہداف طے نہ کیے ہوں اس آئینی ترمیم کے حوالے سے، کیونکہ عمران خان صاحب سمجھتے ہیں اور وہ جانتے ہیں تمام باریک بینیوں کو۔ گفتگو کے اندر کئی اہداف آئینی ترمیم کو لے کے عمران خان صاحب نے طے کیے ہوں گے، لیکن حالیہ لیڈرشپ نے ان اہداف کے اوپر نہ تو کوئی توکل کیا ہے، نہ ان کے اوپر کوئی کام کیا ہے، اور کسی قسم کا کوئی آئینی مسودہ تیار نہیں کیا۔ یہ پی ٹی آئی کو شکست دینے والے لوگ آن پہنچے ہیں، یہ عمران خان اور ان کے ویژن کو شکست دینے والے لوگ آن پہنچے ہیں۔ عمران خان صاحب سے 19 اکتوبر سے پہلے ملاقات ناممکن ہے، اور عین ممکن ہے اس وقت تک یہ پوری گیم ڈل چکی ہوگی۔ تو پھر پی ٹی آئی کیا کرے گی؟ پھر عمران خان صاحب کیا کریں گے؟ پھر وہ کروڑوں کی تعداد میں عوام کیا کرے گی جو انہی کے بلبوتے کے اوپر آ کر کھڑی ہوئی ہے؟ تو یہ پی ٹی آئی کی جو حالیہ لیڈرشپ کر رہی ہے، یہ اپنے پیروں پہ خود کلہاڑا مار رہے ہیں۔ اگر صرف عمران خان کا نام لے کے سیاست کرنے کی یہ سوچ رہے ہیں تو ایسی سیاست عوام قبول نہیں کرے گی۔ اس دور میں اور آج کے دور میں زمین آسمان کا فرق ہے۔ دیکھا جائے تو کون مشکل میں ہے؟ شوکت خانم کا پورا کنبہ مشکل میں ہے، عمران خان مشکل میں، ان کی بہنیں مشکل کے اندر ہیں، ان کا بھانجا اٹھایا گیا ہے، اور عمران خان صاحب کی اہلیہ مشکل میں ہیں۔ سوائے ایک بہن کے پورا کا پورا کنبہ تو مشکل کے اندر ہے۔ قربانی کون دے رہا ہے؟ قربانی شوکت خانم کا کنبہ دے رہا ہے، مگر مزے کون لوٹ رہا ہے؟ یہ عوام جو ہے یہ کھلی آنکھوں کے ساتھ سارا کچھ دیکھ رہی ہے، اپنے کانوں سے سارا کچھ سمجھ رہی ہے، اور جو دماغ اللہ نے ان کو عطا کیے ہیں ان دماغوں سے اپنی صلاحیت کے مطابق ہر بندہ جو ہے وہ سوچ رہا ہے۔ عمران خان صاحب کے حوالے سے بڑی تشویشناک قسم کی خبریں آ رہی ہیں، اور ہر شخص جو ہے وہ اپنے ایک سورس کے حساب سے خبر دے رہا ہے۔ کچھ لوگوں کا خیال ہے کہ عمران خان صاحب کی کان میں اور ان کے دانت کے اندر شدید انفیکشن ہو گیا، اور یہ درد ان کے سر تک، ان کی کن پٹی تک جا پہنچا ہے۔ کچھ لوگوں کا خیال ہے کہ عمران خان صاحب جو ہیں وہ نہایت مشکل میں ہے، لیکن میں اس کو اگر آئیڈیل سچویشن کے اندر تبدیل کر کے آپ لوگوں کے سامنے رکھوں تو مجھے ایسا لگتا ہے کہ عمران خان صاحب اڈیالہ جیل میں نہیں ہیں، لیکن عمران خان صاحب کو ہر مشکل سے گزارنے کے بعد بھی یہ طے ہو گیا کہ خان صاحب ٹوٹنے والے نہیں۔ تو اب ان تمام دنوں کے اندر عمران خان کو، میں آئیڈیل سچویشن آپ کو دے رہی ہوں، ہو سکتا ہے کسی بہت اچھی جگہ پہ عمران خان صاحب کو لے جایا گیا ہو سکتا ہے کچھ اچھی جگہ پہ عمران خان صاحب کے ساتھ ون آن ون بیٹھ کے بات چیت ہو رہی ہو، کیونکہ اگر قافلے اڈیالہ کی طرف جائیں گے تو دیکھنے والے کو پتہ چل جائے گا، مخبروں کو پتہ چل جائے گا کہ بات چیت ہو رہی ہے۔ اب چونکہ بات چیت نہیں ہو رہی تو کسی بھی دن کے پہر میں، کسی بھی رات کے پہر میں سرگرمی بھی ہو سکتی ہے۔ عمران خان صاحب کسی بہتر جگہ پہ ون آن ون ملاقات بھی کر رہے ہو سکتے ہیں، عمران خان کسی جگہ پر بیٹھ کے ڈائیلاگ بھی کر رہے ہو سکتے ہیں۔ ہم ایک آئیڈیل سچویشن کو بھی اپنے ذہن میں رکھتے ہیں، کیونکہ میں عمران خان صاحب کی بیماری کے اوپر اس لیے زیادہ فوکس نہیں کرنا چاہتی کہ ہمیں پتہ ہے کہ عمران خان صاحب کو، آپ کو یاد ہوگا کچھ عرصہ پہلے فوڈ پوائزننگ ہو گئی، ان کا پیٹ خراب ہو گیا تھا، کچھ کھانے کا مسئلہ تھا، لیکن باہر آ کے بہت واویلا مچا کہ جی خان صاحب کا پیٹ خراب ہو گیا، خان صاحب جو ہے ان کو فوڈ پوائزننگ ہو گئی۔ مگر جب عمران خان سے صحافیوں نے بات کی تو خان صاحب نے کہا کہ نہیں، ایسا کوئی مسئلہ نہیں ہے، اونچ نیچ ہو جاتی ہے صحت میں، کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ مجھے اس وقت سب سے زیادہ فکر اس بات کی ہے کہ موجودہ حکومت اس ملک، اس ریاست پاکستان اور کروڑوں عوام کے یا کروڑوں ووٹر کے ساتھ جو ہے وہ کیا سلوک کر رہی ہے۔ تو اس لیے ان چھوٹی موٹی تکلیفوں کی طرف فوکس کرنے کی بجائے میں ایک آئیڈیل سچویشن کو دیکھ رہی ہوں، اور یہی وہ وجہ ہو سکتی ہے کہ حکومت کے ہاتھ پیر پھولے ہوئے ہیں، حکومت اپنا زور لگا رہی ہے، اور جہاں سے زور لگنا ہے وہ لوگ خان صاحب کے ساتھ بات چیت کر کے اپنا زور لگا رہے ہیں۔ ہمیں فی الحال صرف اچھے کی امید رکھنی چاہیے، لیکن اس پہلو کو نظر انداز نہیں کیا جا سکتا کہ تشویشناک ہے۔ ایک مقبول لیڈر کے، ایک مسلمانوں کے عظیم لیڈر کے حوالے سے کوئی اطلاع نہ آئے، کوئی ملاقات نہ ہو، یہ تشویشناک ہے، اور ہمیں اس کو تشویشناک ہی سمجھنا بھی چاہیے۔ آئینی ترامیم کے اوپر بلاول بھٹو زرداری جو ہیں ان کے کچھ بن نہیں پڑی، اور مساق جمہوریت کہہ کے جب وہ تھک گئے ہیں تو اب انہوں نے سوچا ہے کہ اپنا وزن زیادہ کرنے کے لیے قائد اعظم کو گھسا لیتے ہیں آئینی ترامیم میں۔ اب وہ بلاول بھٹو زرداری قائد اعظم کو گھسا دیا ہے انہوں نے آئینی ترامیم کے اندر کہ جی آئینی ترامیم میں، اور یہ جو عدالت ہے وفاقی آئینی عدالت، اس کا کانسیپٹ سب سے پہلے قائد اعظم محمد علی جناح نے پیش کیا تھا، اور انہوں نے جس تاریخ کو پیش کیا تھا وہ آپ سنیں گے اور اپنے سر کو دھنیں گے۔ قائد اعظم کے بارے میں وہ کہتے ہیں کہ جس 27 اکتوبر کو 1931 میں لندن کی گول میز ایک کانفرنس ہوئی تھی، 1931، جب پاکستان کے لیے سٹرگل ہو رہی تھی، جب پاکستان کا بنا ہی نہیں تھا، ابھی 17 سال پڑے تھے پاکستان کو بننے کے اندر، تو قائد اعظم نے لندن کی گول میز کانفرنس کے اندر بیٹھ کے یہ بات کی تھی کہ ایک آئینی عدالت ہونی چاہیے۔ اب بلاول بھٹو جو ہے اپنی بات میں وزن ڈالنے کے لیے قائد اعظم کو اپنی آئینی عدالت کے چکر کے اندر لے آئے کہ کسی طرح سے یہ بن جائے۔ معاملہ یہ ہے کہ اس وقت نہ حالات و واقعات آج جیسے تھے،
उस वक्त ना पाकिस्तान बना था, वजूद में आया था, उस वक्त मुख्तलिफ़ कौमों का एक चरबा था, उस वक्त अंग्रेज़ हम पे हुकूमत कर रहा था, जिन दिनों में कायद आज़म ने ये तजवीज़ दी थी। 1931 कहाँ, 2024 कहाँ, पाकिस्तान बना नहीं था तो तब के मामलात जो बिलावल भुट्टो ज़रदारी हैं वो उठा कर लेके आए, लेकिन ऐसी चीज़ों से वज़न पैदा नहीं होने वाला। और इस वक्त वज़न डालने के लिए जिस शख्स का इस्तेमाल हो रहा है वो है काजी फ़ाइज़ ईसा साहब। अब काजी फ़ाइज़ ईसा साहब की जो तारीख़ है वो तो नोटिफिकेशन तो आ गया कि जी 25 को वो रवाना हो जाएंगे। अब 25 को कैसे वो रवाना होंगे ये नहीं पता। एक मैंने आपको कुछ दिन पहले बताया था कि कैटरिंग वाले को एक ठेका दिया गया है और उसके अंदर ये कहा गया है कि सब चूँकि जा रहे हैं कि शानदार डिनर होगा, तो एक फुल कोर्ट रेफरेंस जो है वो अलविदाई फुल कोर्ट रेफरेंस जो है वो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की तरफ से था कि जी काजी साहब को रवाना होने से पहले जो है कि अलविदाई शानदार किस्म का डिनर दिया जाएगा, तो उसके लिए ठेका भी दे दिया गया था। अब खबर ये आ रही है कि काजी साहब ने वो डिनर लेने से साफ इनकार कर दिया, और इनकार के पीछे जो काजी साहब को नज़र आने लगा, उन्होंने कहा नहीं 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 ऐसा नहीं हो सकता, 20 लाख रुपए का खर्चा हो जाएगा और 20 लाख का खर्चा नहीं होना चाहिए कौम का इस अलविदाई डिनर के ऊपर। तो 27 अगस्त 2015 को मैं आपको ले जाती हूँ। 27 अगस्त 2015 को जब एलिवेट किया गया था काजी फ़ाइज़ ईसा साहब को सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के लिए, तो उनके एजाज़ के अंदर जो है वो वहाँ की हाई कोर्ट ने एक डिनर दिया था और उस डिनर को काजी फ़ाइज़ ईसा साहब ने कबूल भी कर लिया था। बड़ा शानदार किस्म का अलविदाई डिनर था वो जो काजी साहब के लिए दिया गया था। तो तब भी तो रकम खर्च हुई होगी। मसला ये नहीं है कि 20 लाख रुपए लगेंगे, मसला ये है कि 20 लाख तासुरात होंगे वहाँ पर, 20 लाख सवालात होंगे वहाँ पर, और 20 लाख काले उन जुमलों को काजी साहब किस तरह से डिफेंड कर सकेंगे जो कभी साफ़ियों के लिए बोलते हैं, कभी वकला के लिए बोलते हैं, कभी साथी जजेस के लिए बोलते हैं। जो सवालात पैदा हो गए हैं, काजी साहब उन सवालों का जवाब कैसे देंगे? काजी साहब हर उस दूसरे शख्स को कैसे फेस करेंगे जिसके लिए वो बुग़्ज़ रखते हैं, जिसके लिए वो अजीबोगरीब सी गुफ्तगू करते रहे हैं? और सबसे बढ़कर काजी साहब अपने उन काले स्याह फैसलों को कैसे डिफेंड कर सकेंगे जो वो देते रहे हैं और पीटीआई के ख़िलाफ़ देते रहे हैं, इमरान खान साहब के ख़िलाफ़ देते रहे हैं। ये वो स्याह बाब हैं जो सारी ज़िंदगी काजी फ़ाइज़ ईसा साहब का पीछा करेंगे। असल में 20 लाख का मसला नहीं है, काजी साहब को उन सवालों, उन जुमलों, उन तासुरात का फ़िक्र खाया जा रहा है, वो खौफ खाया जा रहा है काजी साहब को जो उन्होंने जुल्म किया है। और हर जालिम अपने जुल्म से उस वक्त परेशान होता है जब वो अवाम के कटहरे में आने के करीब हो। तो काजी साहब को नज़र आ गया है कि अब उनका वक्त ख़त्म हो गया है, अवाम के कटहरे में अगर वो आ गए तो वो इन चीज़ों को कैसे फेस कर सकेंगे। इसी खौफ की वजह से काजी फ़ाइज़ ईसा साहब जो हैं वो अपना दामन बचा के कन्नी कतरा के पतली गली से निकलने के चक्कर में हैं। मुझे इजाज़त दीजिए, अपना ख्याल रखिए, खुदा हाफिज़।